आज बेटा देखो एक ही चीज पढ़ते रहेंगे, कोलाइडी विलयनों के प्रकार। या तो आपसे कह सकता है कोलाइडी विलयनों के प्रकार, और या आपसे कह देता है कोलाइडों के प्रकार। तो कोलाइडी विलयन या कोलाइड तो कई प्रकार के होते हैं। कुछ वर्गीकरण तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़े थे, पिछली बार पढ़े थे भौतिक अवस्था के आधार पर। और अभी हम लोगों ने हेडिंग डाल रखा है, क्या कहता है, परिक्षेपण माध्यम के आधार पर अगर आप ढूंढने जाते हो कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के मिलते हैं। और या फिर इसी को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन का मतलब परिक्षेपण और मीडियम का मतलब होता है माध्यम। अच्छा, थोड़ा सा और ध्यान देना इस बात को, परिक्षेपण माध्यम की बात जान पा रहे हो? परिक्षेपण माध्यम का अर्थ विलेय पदार्थ से है कि विलायक पदार्थ से? विलायक पदार्थ से। इसको बंद कर दो। तो परिक्षेपण माध्यम का जो अर्थ है वो है विलायक पदार्थ से, उसका अर्थ विलेय पदार्थ से बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात हम लोगों से कुछ ऐसा कह रहा है, कहता है कि विलायक पदार्थ के आधार पर। तो भैया विलायक पदार्थ के आधार पर अगर देखे जाएं तो 4 प्रकार के प्रमुख कोलाइडी विलयन पाए जाते हैं। एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं क्या सोचता हूं, इनकी परिभाषाओं को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सरल है। पहले प्रकार का देखो कोलाइडी विलयन पढ़ेंगे, 4 प्रकार के होते हैं। पहले टाइप के कोलाइडी विलयन को पढ़ेंगे तो कहता है पहले प्रकार का कोलाइडी विलयन है हाइड्रोसॉल। इसको बेटा अंग्रेजी में भी हाइड्रोसॉल ही कहते हैं। देखो इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कहता है वे कोलाइडी विलयन, वे कोलाइडी विलयन जिन्हें जल में घोलकर तैयार किया जाता है, जल में घोलकर तैयार किया जाता है। अच्छा, ये भी ऐसा भी कह सकते थे, वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य जल करता है, किया जाता है। या बेटा इसी शब्द को आप देखो कुछ अलग तरीके से कह सकते थे, तो मैंने अलग तरीके से कहे जाने वाले शब्द को भी देखो लिख रखा है। कैसे लिखेंगे, वे कोलाइडी विलयन जिन्हें जल में घोलकर तैयार किया जाता है, या जिनमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य, जिनमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य कौन करता है, जल करता है, करता है। तो अगर आपसे कभी भी कोई व्यक्ति पूछेगा कि भैया हाइड्रोसॉल किसको कहते हैं, तो या 2 शब्दों देखो, 2 प्रकार से इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। या तो कह दो आप किसी भी पदार्थ को कहां पर घोलते हो, जल में, और कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो आप ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे घोल को, ऐसे कोलाइडी विलयन को आप क्या कहने वाले हो, हाइड्रोसॉल। या तो अगर आप ये बात नहीं बताना चाहते, दूसरे प्रकार से बता सकते हो कि एक ऐसा विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य कौन करता है, जल। पूछेगा इसका एग्जाम्पल बता देते, बेटा देखो एग्जाम्पल यहीं लिखे देते हैं इसका। तो भैया इसके एग्जाम्पल पर अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल है गोंद। अच्छा, गोंद का विलयन जो होता है उसमें गोंद को काहे पर मिलाया जाता है, जल में। तो गोंद के छोटे छोटे कण जल में समाये हुए रहते हैं। अगर ऐसा नहीं कहना चाहते हो, देखो शब्दों का अलग अलग अर्थ है, क्योंकि विज्ञान में कुछ ऐसे शब्द बोलता है जैसे जो हम लोग डायरेक्टली यूज में नहीं लाते हैं। कहता है गोंद के छोटे छोटे कण जल में परिक्षिप्त रहते हैं। परिक्षिप्त का मतलब जान गए, गोंद के छोटे छोटे कण जल के अंदर क्या है, समाये हुए हैं। या हमने गोंद को कहां पर घोल रखा है, जल में। या इस पूरे ही सॉल्यूशन में जल काहे का कार्य कर रहा है, परिक्षेपण माध्यम का। तो जब भी कोई सॉल्यूशन जल में घोलकर बनाया जाए, आप ऐसे विलयन को क्या कहते हो, हाइड्रोसॉल। तो हाइड्रोसॉल का मतलब जान गए,
कोई भी कोलाइडी विलयन जो कहां पर घोलकर तैयार किया गया है, जल पर घोलकर तैयार किया गया है, ऐसा कोलाइडी विलयन कहलाता है हाइड्रोसॉल। अच्छा, एक और बात याद रखना, हाइड्रोसॉल का ही एक नाम और है, एक्वासॉल। तो मैं देखो यहां लिख भी देता हूं, हाइड्रोसॉल के नीचे थोड़ी सी जगह बाकी है। हाइड्रोसॉल को बेटा एक्वासॉल भी कहता है। तो बात वही है, सेम चीज, क्योंकि जल का ही एक नाम तो एक्वा भी है, विलयन जल में बना दिया गया तो एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, और नेक्स्ट नंबर पे देखो पढ़ते हैं एल्कोसॉल। एल्कोसॉल, अच्छा इसको भी अंग्रेजी में एल्कोसॉल ही बोलते हैं। वैसे तो अगर बेटा इसके नाम से आप इसको थोड़ा सा समझना चाहो, एक्वा नाम जल का था या हाइड्रो जल के नाम से स्टार्ट होता था, एल्को लिखा है तो ये क्या एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है क्या? तो बिल्कुल, एक ऐसा कोलाइडी विलयन जो कहां पर घोलकर बनाया गया हो, एल्कोहल पर घोलकर बनाया गया हो। एक पदार्थ हमारे पास था, हमने उसको कहां पर घोल दिया, एल्कोहल में, और बन गया कोलाइडी विलयन। तो वो जो कोलाइडी विलयन बनकर तैयार हुआ है उसको हम क्या नाम दे देंगे, एल्कोसॉल। तो क्या लिखेंगे, देखो परिभाषा बहुत ही छोटी कर देंगे, वे विलयन जिनमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य, अच्छा परिक्षेपण माध्यम का मतलब जानते हो, विलायक का कार्य, परिक्षेपण माध्यम का कार्य एल्कोहल में, माध्यम का कार्य एल्कोहल करता है। या ऐसे भी लिख सकते थे कि वे कोलाइडी विलयन जिन्हें पदार्थ को एल्कोहल पे घोलकर तैयार किया जाता है, तो उसको आप बोल सकते थे एल्कोहल कहलाता है। अब मैं ये बात नहीं लिखूंगा कि एल्कोसॉल कहलाता है, समझ जाओगे ना, एल्कोसॉल कहलाता है। वैसे भी आपको बस इतना पहचाना होगा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, एल्कोहल में गुला एल्कोसॉल, जल में गुला हाइड्रोसॉल। पूछता है इसका सर जी एग्जाम्पल है कोई, तो भैया इसका एग्जाम्पल याद रखो, हमारे यहां एक पदार्थ आता है सेलुलोस, और सेलुलोस को अगर एल्कोहल पे घोल दिया जाए तो बेटा जो कोलाइडी विलयन बनकर तैयार होता है, क्योंकि सेलुलोस को एल्कोहल पे घोला गया है, या सेलुलोस के छोटे छोटे पार्टिकल कहां पर समा गए हैं, एल्कोहल में, या वैज्ञानिक भाषा में सेलुलोस के छोटे छोटे पार्टिकल एल्कोहल में परिक्षिप्त हुए हैं, इस प्रकार के घोल को कहते हैं एल्कोसॉल। हाँ कुछ बच्चे, अच्छा ये वाले बात जानते हो एल्कोहल को, हाँ क्या सेलुलोस को जानते हो? पेड़ पौधों की पत्तियों में सेलुलोस पाया जाता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल हल्का सा हो सकता है, इस आर्टिकल से भटक जाए, 2 मिनट लगेगा, देखो समझो इसको, सेलुलोस होता क्या है। सेलुलोस भी एक प्रकार का कंपाउंड है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वैसे तो नॉर्मली आदमी कार्बोहाइड्रेट को पचा लेता है, हम लोग मनुष्य जो है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं, लेकिन जानते हो सेलुलोस पाया जाता है पेड़ पौधों में और उनकी पत्तियों में, उनके तनों पर। लेकिन जिन पेड़ पौधों की पत्तियों और तनों पर सेलुलोस मिलता है, हम उन पेड़ पौधों की पत्तियों को पचा नहीं पाते हो। कहते सर जी हम कौन पेड़ पौधों की पत्तियों को पचाते हैं? बेटा ना जाने कितनी सब्जियों से पेड़ पौधों की पत्तियां ही तो खाते हैं हम लोग, लेकिन उनमें सेलुलोस नहीं होता, इसलिए आप उसको क्या कर लेते हो, खाते भी और पचा भी लेते हो। लेकिन जिन पेड़ पौधों की पत्तियों में सेलुलोस होता है उसको आप खाकर पचा नहीं सकते। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा जानवर जो होते हैं वो उन पेड़ पौधों की भी पत्तियों को खाकर उन्हें क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उन जानवरों के शरीर के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम होता है सेलुलेस। सेलुलेस नामक एंजाइम सेलुलोस नामक कार्बोहाइड्रेट को पचा सकता है, और अपनी बॉडी में ये एंजाइम नहीं पाया जाता। और क्योंकि अपनी बॉडी में ये एंजाइम नहीं पाया जाता, हम लोग अगर उन पेड़ पौधों की पत्तियों को खा भी लेंगे तो भी हमारा शरीर उन पेड़ पौधों की पत्तियों को पचा
नहीं पाएगा। सोचो, अगर सेलुलोज को पचाने के लिए अपनी भी बॉडी में सेलुलेस नामक एंजाइम पाया जाता तो फिर जानते हो क्या करते? सुबह जैसे जानवर नहीं छोड़ दिए जाते हैं, जाओ घास चराओ जाके, तो ये होता कि एक काम करना, वहीं स्कूल की तरफ जाना और रास्ते में घास वास मिले तो खा पी लेना, अपना खाना नहीं बन पाया है। तो यार ये अच्छा रहा जो अपनी बॉडी पर नहीं पाया जाता है। पता लगा तुम लोग भी कहीं घास में लगे हुए हो। तो सेलुलोज जान गए क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जिसे ह्यूमन बॉडी पचा नहीं सकती है। इसे केवल कौन पचा सकते हैं? जीव जंतु, जानवर। हालांकि जीव जंतु में मनुष्य भी आ जाता है, लेकिन जानवर पचा पाते हैं। और वही जानवर इसको पचा पाते हैं जिनके शरीर में सेल्यूलेस नामक एंजाइम पाया जाता है। फिलहाल थोड़ा सा इसलिए था, मैंने इसको बता दिया। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं बेंजोसॉल। तो ये भी एक प्रकार का कोलाइडी विलेन है, बेंजोसॉल। और भैया ये ऐसा कोलाइडी विलेन है जिसको हमने बनाया है बेंजीन में। तो देखो क्या लिखेंगे, वे विलेन जिनमें, हाँ बेटा कुछ पूछना था क्या? जिनमें परिक्षेपण माध्यम, तुमको क्या लगता है बेंजोसॉल में बेंजीन की बात बता रहा है क्या? तो हम यही लिख देंगे परिक्षेपण माध्यम बेंजीन होता है। तो ऐसे कोलाइडी विलेन होते हैं जिनमें परिक्षेपण माध्यम कौन होगा? बेंजीन। हम ऐसे कोलाइडी विलेनों को कहेंगे बेंजोसॉल। जानते हो बेंजोसॉल का एग्जाम्पल अगर लिखने के लिए आएगा तो बेटा बेंजोसॉल का तो एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है। NaCl का काहे में बना हुआ विलेन? बेंजीन में। देखो उस दिन हम लोग इसी की बात कर रहे थे कि NaCl को जल में घोलता था तो क्रिस्टलाब या वास्तविक विलेन बनता था, लेकिन जब उसी NaCl को आप बेंजीन पर घोल देते थे, जो भी विलेन बनकर तैयार होता था वो एक कोलाइडी सॉल्यूशन था। और क्योंकि ये कोलाइडी विलेन बेंजीन में घोलते हुए पदार्थ को तैयार किया गया है, इसलिए ऐसे कोलाइडी विलेन को हम क्या कहेंगे? बेंजोसॉल। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, और इस श्रेणी में अंतिम प्रकार का कोलाइडी विलेन, और अंतिम प्रकार का कोलाइडी विलेन है एरोसॉल। कुछ बच्चों ने एरो से कुछ अंदाजा भी लगा लिया होगा। एरो से एयर का अंदाजा लगता है, एरोसॉल। कहोगे सर जी एयर का अंदाजा क्या लगता है? अरे भैया अगर कोई भी कोलाइडी विलेन हवा में तैयार हो जाए, हवा में बनकर तैयार हो जाए, ऐसे कोलाइडी विलेन को आप क्या कहते हो? एरोसॉल। तो मैं पहले लिख देता हूं, फिर इसका एग्जाम्पल भी लिखते हैं। ये कोलाइडी विलेन वायु में तैयार होते हैं। ये कोलाइडी विलेन वायु में तैयार होते हैं, या ऐसे भी कह सकते थे ऐसे विलेन जिनमें परिक्षेपण माध्यम का कार्य क्या करती है? वायु करती है। अच्छा इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे बताए जा सकते हैं, बताए सभी के बहुत सारे जा सकते हैं, लेकिन ये जो एरोसॉल आपने लिखा है इसके कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमको देखने को मिल जाते हैं। जैसे पहला कोलाइडी विलेन है धुआं। अच्छा धुआं में होता क्या है? कार्बन के छोटे छोटे कण हवा में तैरते रहते हैं, और क्योंकि कार्बन के छोटे छोटे कण वायु में तैर रहे हैं, इसलिए इसको क्योंकि वायु में तैर रहे हैं हमने इसका नाम रखा है एरोसॉल। अच्छा एक एरोसॉल का और एग्जाम्पल है धूल। धूल में भी तो मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल कहां पर तैरते रहते हैं? वायु में। हल्के होने के कारण क्योंकि वायु में तैर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का एरोसॉल है। और एक प्रकार का एरोसॉल तो और भी है, हाँ जानते तो थे यार इसका, आदि। अरे अभी भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो वायु पर तैयार होते हैं,
लेकिन क्या है कि इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल जो है ये बहुत ज्यादा देखने को हम लोगों को दैनिक जीवन में ही मिलते रहते हैं, और क्योंकि दैनिक जीवन में ऐसे एग्जाम्पल मिलते रहते हैं, जान लेना भी जरूरी होता है। अच्छा, इन सब कोलाइडी विलयन के अतिरिक्त एक बात और ध्यान रखना है। देखो क्या बात ध्यान रखनी है, मैं यहां लिखे देता हूं। हमारे यहां एक पदार्थ आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जानते हो ना, कहां होता है ग्रेफाइट? पेंसिल पर। पेंसिल पर भी होता है। एक और चीज देखोगे अगर तुम ग्रेफाइट को, तो ये ड्राई सेल होता है ना, इस ड्राई सेल को तोड़ने पर आप अंदर की ओर देखोगे एक ग्रेफाइट की रॉड लगी होगी कार्बन, वो भी ग्रेफाइट है। अच्छा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है? सुचालक है। अगर ग्रेफाइट को आप ऑयल, तेल में घोल देते हो, तो ध्यान रखना ग्रेफाइट को आपने लिया और कहां पर घोल दिया? तेल में। तो बेटा इसको ध्यान रखना, ऐसे कोलाइडी विलयन को कहते हैं ऑयल डेक। इसको बहुत अच्छे ढंग से याद रखना। अगर आपके पास कोलाइडी विलयन है और उसको आपने कहां पर घोल रखा है? तेल पर, और तेल पर घोल दिया है, तो ऐसे कोलाइडी विलयन को हम क्या नाम देते हैं? ऑयल डेक। एक और बात याद रखना, लगभग इसी से रिलेटेड है। अगर आपके पास ग्रेफाइट ही हो और आप उसे कहां पर घोल दें? जल में, तो ग्रेफाइट को जल में घोलने से जो भी कोलाइडी विलयन मिलता है उसे कहते हैं एक्वा डेक। तो क्या ये डेक वाली बात याद रखे हुए? अगर ग्रेफाइट को ऑयल पे घोल दिया जाए, ऑयल डेक। अगर ग्रेफाइट को जल पे घोल दिया जाए तो एक्वा डेक। अर्थात देखो, वैज्ञानिक भाषा में एक ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था का कार्य ग्रेफाइट करे और परिक्षेपण माध्यम का कार्य तेल करे। अर्थात ग्रेफाइट के छोटे छोटे कण किस पर समाहित हों? तेल पर। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को कहते हैं ऑयल डेक। और वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का कार्य ग्रेफाइट करे और परिक्षेपण माध्यम का कार्य करे जल, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वा डेक। वैसे एक बात बता सकते हो, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में कौन से अवयव ज्यादा मात्रा में होता है और कौन सा कंपोनेंट कम अमाउंट में होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था कैसा होता है? कम। और परिक्षेपण माध्यम कैसा होता है? क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था तो विलेय थी और विलेय हमेशा कम रहता है, और परिक्षेपण माध्यम होता है विलायक, ये हमेशा कैसा रहता है? ज्यादा। तो सबसे पहले तो परिक्षेपण माध्यम के आधार पर आपने लिख लिया कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको नोट करो। अभी देखो और भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, उनको भी पढ़ते हैं भैया। लिखा है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसके आधार पर आप कोलाइडी विलयनों को कितने भागों में बांटते हो? तो कहता है देखो मैं बता दूं, अगर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच जो आकर्षण बल लगता है, अर्थात विलेय के कण और विलायक के कण के बीच जो आकर्षण बल लगा है, उस आकर्षण बल के आधार पर तो कोलाइडी विलयन दो ही प्रकार के होते हैं। पहला द्रवरागी, जिसको हम द्रव स्नेही भी कहते हैं, इनको ऐसे भी कह सकते हैं द्रवरागी कोलायड, द्रव स्नेही कोलायड, या इसको कह सकते हैं लायोफिलिक कोलायड्स। और दूसरे होते हैं जस्ट इनका विपरीत नेचर रखने वाला, जिसको कहते हैं द्रव विरागी कोलायड, द्रव विरोधी कोलायड या लायोफोबिक कोलायड। इनकी बातें कुछ समझते हैं और इस बात को जानने का प्रयास करते हैं आखिर द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलायड होते क्या हैं। तो देखो, अब देखो इस जगह एक और बात समझो, क्या है कि बच्चा इस जगह थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है काफी समय पर, तो हम वो कंफ्यूजन आज पहली बार दूर कर दें। कोलायड और कोलाइडी विलयन, ये दोनों ही शब्द अलग अलग हैं। कहोगे ये क्या अलग अलग है? अरे बिल्कुल अलग है। देखो, नमक को पानी पर घोला गया, सॉरी नमक को बेंजीन पर घोला गया, तो नमक कोलाइडी विलयन बना रहा था बेंजीन में, नमक को कहेंगे कोलायड। और जब वो नमक बेंजीन में घुलकर कोलाइडी विलयन बना लेगा तो उस घोल को कहेंगे क्या? कोलाइडी विलयन। और अभी भी कोलायड की अगर बात कह देगा तो कोलायड का मतलब है बेंजीन में घुले हुए नमक की बात की जा रही है।
तो कोलाइड जान गए क्या होता है? कोलाइड होता है पदार्थ, जो पदार्थ कोलाइडी विलयन को क्या करता है? तैयार करता है। और वो जो घोल बनकर तैयार हुआ है उसको कहते हैं कोलाइडी विलयन, जिसमें से परिक्षिप्त प्रावस्था भी है और परिक्षेपण माध्यम भी है। तो कोलाइड का मतलब जान पा रहे हो? कोलाइड का मतलब पदार्थ की बात कर रहा है। तो अब इसको हटा लेते हैं। ये बात बच्चे को पता होनी चाहिए, नहीं तो पता लगा चैप्टर पढ़ गए फिर बाद में पता नहीं चला था कोलाइड किसको कहते थे। तो द्रवरागी कोलाइड पढ़ रहे हैं, कोलाइडी विलयन नहीं पढ़ रहे हम लोग, मतलब वो पदार्थ पढ़ रहे हैं। लिखेंगे देखो क्या, वे पदार्थ, लिखते भी जाओ, मैं तो कहता हूं साथ में समझते भी जाओ। वे पदार्थ जिन्हें द्रव या परिक्षेपण माध्यम, द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर वे शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। तो आप ऐसे पदार्थों को जैसे ही परिक्षेपण माध्यम के पास लगोगे, जैसे ही द्रव पदार्थ में घोलोगे, ये तुरंत द्रव पदार्थ में घुल जाएंगे और कोलाइडी विलयन क्या कर लेंगे? बना लेंगे। इसका मतलब है कि द्रव स्नेही कोलाइड का कोलाइडी विलयन बनाना बिल्कुल आसान है। आप इस पदार्थ को लाओ, जैसे ही द्रव में डालोगे ये तुरंत कोलाइडी विलयन को क्या कर लेगा? बनाकर तैयार कर लेगा। इसको कोलाइडी विलयन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। पूछेगा सर जी क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें से हम इसको समझ पाए? तो बेटा बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। देखो यहां मैं लिखे देता हूं, इसके एग्जाम्पल को देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है गोंद। अच्छा ये बात बताओ, गोंद को लाए सूखा गोंद और उसको काहे में डाल दिया? पानी में। और पानी में तो आप उसको नहीं भी घोलोगे, घंटे 2 घंटे बाद वो अपने आप घुल जाएगा, काम खत्म, तुमको घोलना भी नहीं पड़ेगा। सूखा गोंद आता है ना, उसको पानी पर डालो, अपने आप वो घुलकर तैयार हो जाएगा और कोलाइडी विलयन बना लेगा। क्या आपको कोलाइडी विलयन बनाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़े? कुछ भी नहीं करना पड़े। जैसे ही आपने द्रव या परिक्षेपण माध्यम के कांटेक्ट में उसको लेकर आए, उसने तुरंत ही कोलाइडी विलयन क्या कर लिया? बना लिया। अगर गोंद इसका एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल दे सकते हो, प्रोटीन। ये भी शीघ्रता से द्रव के कांटेक्ट में आके, शीघ्रता से परिक्षेपण माध्यम के कांटेक्ट में आके कोलाइडी विलयन को तैयार कर लेता है। एक और एल्ब्यूमिन, क्या जानते हो एल्ब्यूमिन को? आदि एल्ब्यूमिन भी एक ऐसा पदार्थ है जो द्रव के कांटेक्ट में आते हुए या परिक्षेपण माध्यम के कांटेक्ट में आते ही तुरंत उसके साथ कोलाइडी विलयन को क्या कर लेता है? बनाकर तैयार कर लेता है। अच्छा इसमें से बेटा कुछ फैक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उन फैक्ट को भी तैयार रखेंगे। क्या फैक्ट तैयार रखेंगे? जैसे मैं बताता हूं, गोंद जितनी जल्दी से द्रव के कांटेक्ट में आकर कोलाइडी विलयन बना लेता है, अगर गोंद को गर्म कर दिया जाए उतनी ही जल्दी गोंद से पानी भाप बनकर क्या हो जाएगा? अलग भी हो जाता है। तो ये भी एक बात ध्यान रखो, जितनी शीघ्रता से गोंद द्रव के कांटेक्ट में आकर कोलाइडी विलयन बना लेता है, उतनी ही शीघ्रता से हम गोंद से पानी को क्या कर लेते हैं? अलग भी कर सकते हैं। तो ये एक फैक्ट याद रखो सबसे पहली बात। तो कोलाइडी विलयन अगर आपने द्रव के कांटेक्ट में लाकर शीघ्रता से बना लिया है, तो हम उसे गर्म करते हुए, किसे गर्म करते हुए? केवल गोंद को कि गोंद के कोलाइडी विलयन को? कोलाइडी विलयन क्या करते हुए? गर्म करते हुए पानी से तुरंत उसको क्या कर सकते हैं? अलग। देखो ऐसा हुआ, पहले कोलाइडी विलयन बनाने के लिए गोंद और पानी को मिलाया और फिर गर्म करके गोंद और पानी को एक दूसरे से क्या कर दिया? सोच समझ के जवाब देना। दोनों मिले भी, अभिक्रिया हुई, दोनों अलग हुए, फिर अभिक्रिया हुई, लेकिन इस बार अभिक्रिया हुई विपरीत दिशा में। तो आप ये बता सकते हो, उस दौरान कहोगे सर जी द्रव स्नेही कोलाइडों का बनना
एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय का मतलब जानते हो, अभिक्रिया हुई भी और उसका जस्ट विपरीत भी अभिक्रिया हुई। तो क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है, कौन से प्रकार के कोलाइडी विलयन उत्क्रमणीय होते हैं? तो भैया द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय, क्योंकि ये द्रव के कांटेक्ट में आके शीघ्रता से बन जाते हैं, तो गर्म करने से शीघ्रता से द्रव से अलग भी हो जाते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट फैक्ट के फॉर्म में यहां लिख ली जाएगी। यदि ऐसे पदार्थों को गर्म कर दिया जाए तो उन्हें द्रव या परिक्षेपण माध्यम से उतनी ही शीघ्रता से अलग भी कर सकते हैं, से उतनी ही शीघ्रता से। बेटा जरा देखो ये ठीक है ना, शीघ्रता से अलग भी कर सकते हैं। मतलब कोलाइडी विलयन बना भी और कोलाइडी विलयन में अवयवों को हमने तुरंत अलग भी कर दिया। तो ये कैसे कोलाइडी विलयन होते हैं, उत्क्रमणीय। अतः उत्क्रमणीय कोलायड कहलाते हैं। तो ये वाली बात उत्क्रमणीय कोलायड कहलाते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या इंपॉर्टेंट है दूसरे नंबर पर, इनके द्वारा बने हुए कोलाइडी विलयन का स्कंदन शीघ्रता से नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता है। अब यार ये एक शब्द आ गया, देखो स्कंदन। बेटा अभी के लिए स्कंदन का जो है मैंने क्या बताया, स्कंदन हो गया, वैद्युतकरण संचलन हो गया, ब्राउनियन मोशन हो गया, टिंडल इफेक्ट है। बेटा ये सारी घटनाएं अभी के लिए हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले समय पर, लेकिन अभी आज के लिए आज स्कंदन में क्या बताएंगे, क्या होता है। बस स्कंदन में इतनी बात बताएंगे, स्कंदन में पदार्थ के छोटे छोटे कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, वे छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर कैसे कण बनाते हैं, बड़े कण। और जब वो बड़े कण बनते हैं तो बड़े कण का यदि घनत्व तो ज्यादा हुआ तो वो बर्तन की कहां बैठ जाएगा, तली में। और यदि घनत्व तो कम हुआ तो वो बर्तन में भरे द्रव की कहां पर तैरने लगेगा, सतह। कहोगे सर जी एक एग्जाम्पल तो बता देते। अरे बिल्कुल बता देंगे। देखो पहला एग्जाम्पल तो मैं बताऊंगा कोहरे का। कोहरे में पानी की छोटी छोटी बूंदें हवा में तैरती रहती हैं। रीजन है कि पानी की उन छोटी बूंदों का वजन होता है बहुत कम, तो हवा में तैरती रहती हैं। लेकिन जैसे ही धूप पानी की उन छोटी बूंदों पर पड़ता है, पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में क्या होने लगती हैं, मिलने लगती और मिलकर बनाती हैं बड़ी बूंद। और इस बड़ी बूंद का वजन होता है अधिक,
तो ये हवा में अब नहीं तैर पाती बल्कि जमीन पर आकर नीचे बैठ जाती हैं। हम इसे कहते हैं ओस गिर रही लगातार। तो ये हो गया कि घनत्व तो ज्यादा था द्रव की बूंद का, तो वो आके कहां पहुंच गया, नीचे। और जस्ट दूसरे शब्दों में देखें या दूसरी प्रकृति को देखें तो बेटा आपने अपने घर में रखे हुए दूध को गर्म करते हुए देखा होगा। गर्म करने के बाद दूध को जैसे ही ठंडा किया जाता है, उसमें जो फैट के छोटे छोटे कण कोलाइडी विलयन के रूप में होते हैं, वे सारे छोटे छोटे कण आपस में मिलकर एक बड़े कण का निर्माण करते हैं। और उन बड़े कणों का घनत्व होता है कम। अब घनत्व कम है तो वो सारे के सारे छोटे कण जो हैं वो बड़े जो बन गए हैं, वो बर्तन के भरे द्रव की ऊपरी सतह पर क्या होने लगते हैं, तैरने। इसी को तो आप मलाई कहते हो या क्रीम कहते हो, दूध से निकाली गई क्रीम, समझ पा रहे हो। तो इस घटना को क्या कहते हैं, स्कंदन। और बोलता है कि द्रव स्नेही जो कोलायड हैं, इनका आप स्कंदन शीघ्रता से नहीं करा सकते। लेकिन तभी बात आ जाती है, आखिर क्यों नहीं करा सकते भैया, इन लोगों ने कौन सी दवा खा रखी है जो इनका स्कंदन नहीं होगा, अर्थात इनके छोटे छोटे कण आपस में मिलकर बड़े कण का निर्माण नहीं कर सकते। सुनो, इनका नाम क्या था, द्रव स्नेही, अर्थात इनको द्रव से बहुत ज्यादा स्नेह था। मेरी बात को समझना, क्योंकि ये समझ ही सकते हो तभी इसको काम बनेगा। होता क्या, जैसे मेरे पास ये कोलाइडल पार्टिकल है, वैसे तो इसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, लेकिन इसका कण तो बहुत बड़ा आकार है इसका, तो इसको मानते हैं कि ये कोलाइडी कण है। जैसे ही द्रव के कांटेक्ट में आएगा और कोलाइडी विलयन बनाएगा, द्रव अपनी एक पतली परत इसके चारों ओर बना लेगी, और जब भी कोई कण इसका स्कंदन करवाने आएगा, वो इसकी पतली परत से टकराकर वापस लौट जाएगा। इस पर किसी भी प्रकार से अंदर नहीं पहुंच सकता, और जब दूसरा कण इसके पास नहीं पहुंच सकता, वो इसकी की परत से टकराकर वापस लौट जाएगा। तो जो क्योंकि परत से टकराकर लौट गया है, इस प्रकार के कोलाइडी विलयन का स्कंदन आसानी से नहीं होता। जब तो स्कंदन करवाना, सबसे पहले इसकी पतली परत जो लगी है उसको क्या करना पड़ेगा, नष्ट। और आप इस बात को जानते हो, ये तुरंत द्रव स्नेही है, द्रव से स्नेह रखता है, और स्नेह रखने वाला द्रव की पतली परत अपने चारों ओर बनाए ही रखता है, उसको शीघ्रता से नष्ट नहीं होने देता। ये भी मत कह देना कि हमारे सर जी ने कहा था कि पतली परत को, द्रव की पतली परत को नष्ट होने ही नहीं देता, आसानी से उस पतली परत को नष्ट नहीं होने देता। देखो मैंने यहां लिखा है, बने कोलाइडी विलयनों का स्कंदन शीघ्रता से नहीं होता। अब पूछ लेता है शीघ्रता से क्यों नहीं होता, क्योंकि हम बताएंगे द्रव की एक पतली परत कोलाइडी कणों के चारों ओर रक्षा कवच का कार्य करती है। तो इस बात को यहां लिख देते हैं, क्योंकि द्रव की एक पतली परत, या आप पतली परत भी लिख सकते थे, परत कणों, कणों का मतलब कोलाइडी कणों के चारों ओर कणों के चारों ओर रक्षक परत के रूप में पहुंच जाती है। तो मतलब मैं क्या सोचता हूं, वो जो रक्षक परत है वो कोलाइडी कणों का स्कंदन नहीं होने देती, पहुंच जाती है। इसीलिए इन प्रकार के कोलाइडी कणों का स्कंदन नहीं हो सकता है। तो क्या इस प्रकार का कोलाइडी कण तुमने समझ लिया अच्छे ढंग से? क्या है कि अगर इसको अच्छे ढंग से समझ लिया है तो जानते हो, जस्ट इसका दूसरा वाला जो पार्ट है उसको समझना, बिल्कुल समझ लीजिए। उसको क्या कहते हैं, दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल है, वो वही वाला खेल है, समझ लो। तो इसको समझ गया अच्छे ढंग से। उत्क्रमणी जान पाए क्यों कहा जाए इसको, क्योंकि ये द्रव के कांटेक्ट में आकर कोलाइडी विलयन जल्दी से बना रहा है, तो इसे गर्म करने पर ये द्रव के कणों को भाप बना देगा और द्रव से अलग भी हो जाएगा। एक तो अच्छा ये इसके अंदर, इसलिए उत्क्रमणी है। हाँ, इसका स्कंदन शीघ्रता से नहीं कर सकते। स्कंदन का मतलब है छोटे छोटे कणों का आपस में मिलकर बड़े कण का निर्माण करना, ये नहीं होगा। होगा लेकिन विशेष परिस्थितियों पर होगा, और उन विशेष परिस्थितियों को समझेंगे जब हम लोग स्कंदन का ही आर्टिकल पढ़ रहे होंगे। जल्दी से नोट करो, दूसरे प्रकार का इसमें से लिखना है बेटा।
देखो बेटा, मैंने पहले भी कह रखा था, अगर आपको पहले प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन आता है या पहले प्रकार के कोलाइड के विषय में अच्छा नॉलेज रखते हैं, ये दूसरे प्रकार का कोलाइड पढ़ना तो बिल्कुल आसान है। देखो मैंने दूसरे वाले का नाम क्या लिख रखा है, लिखा है द्रव विरागी। विरागी का मतलब जानते हो, एक शब्द होता है वैराग्य। कहता है इसने वैराग्य धारण कर लिया है, मतलब सारे लोगों से इसने अपना रिश्ता क्या कर लिया है, तोड़ लिया है। तो ये भी द्रव विरागी है, इसने भी द्रव से अपना रिश्ता क्या कर रखा है, तोड़ रखा है। कहता है अगर हमें द्रव के कांटेक्ट में लाओगे तो भी हम कोलाइडी विलयन नहीं बनाएंगे, इसका वैराग्य चल रहा है। क्योंकि द्रव विरोधी अर्थात द्रव के पास आने का क्या करता है, विरोध करता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लायोफोबिक। तो लायोफोबिक कोलाइड्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और भैया ये तो बिल्कुल आसान लगने लगेगा जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या लिखना स्टार्ट कर दें? वे पदार्थ जिन्हें द्रव के संपर्क में लाने पर भी वे शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। देखो मैंने ये लिखा है शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। पहले तो बहुत विरोध करेंगे, कहेंगे भैया घुलना नहीं है द्रव में और इसका विरोध करके रखना है, बिल्कुल नहीं घुलेंगे, एक भी कोलाइडी विलयन नहीं बना के तैयार करेंगे, चाहे जितना द्रव लेकर आ जाओ। लेकिन जब इनका विशेष परिस्थिति में रखा जाएगा फिर मान कहेंगे चलो अच्छा ऐसी बात है, बनाएंगे कोलाइडी विलयन, तुम्हारे कहने पर बनाएंगे, बाकी हम नहीं बनाते। तो भैया ये ऐसे पदार्थ होते हैं, समझ लो। तो शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते हैं, परंतु यार ये परंतु नामक जब भी शब्द आया है, इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी ही कर रखी है, कुल मिला के इसने लुटिया डुबा रखी है, समझ लो। तब देखते हैं क्या करेगा। कहता है परंतु एक बार द्रव के संपर्क में, परंतु एक बार द्रव के संपर्क में आकर कोलाइडी विलयन बना लेने के पश्चात, कोलाइडी विलयन बना लेने के पश्चात ये शीघ्रता से द्रव से अलग नहीं होते। अच्छा इसका मतलब मैं क्या सोच रहा हूं, नहीं होते हैं। एक तो जब हमने इनको पहले मनाया का भैया द्रव के आया है, इसके साथ मिलकर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाओ, पहले तो इन्होंने उनका विरोध किया का द्रव के साथ कोलाइडल विलयन नहीं बनाएगा। लेकिन विशेष केमिकल परिस्थितियों पर या विशेष प्रकार की भौतिक परिस्थितियों पर जब हम लोगों ने इस पर कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए, सोर्स लगवाए, ये पदार्थ ने कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हामी भरी और कोलाइडी विलयन बना लिया। फिर जैसे पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ऐसे कोलाइडी विलयन को गर्म कर दिया जाए, ये शीघ्रता से द्रव से अलग भी हो जाते थे। लेकिन जब गर्म करने की बात आई या इनको कोलाइडी विलयन में से हमने कोलाइडल पार्टिकल को अलग और द्रव पार्टिकल को अलग करने की कोशिश की, तो अब ये एक दूसरे से अलग नहीं होने को तैयार है।
कहते हैं बस एक बार हमने कहने पर कोलाइडी विलयन बना लिया था, अब ये इस बात पर अड़ गया कि अब कोलाइडी विलयन इसको हम अलग अलग अवयवों के कणों को करेंगे नहीं। तो इनमें से प्रॉब्लम जानते हो क्या? एक तो कोलाइडी विलयन शीघ्रता से बनता नहीं है, और बनते बनते अगर बन जाता है विशेष परिस्थितियों में, फिर ये कोलाइडी विलयन से अपने कणों को अलग भी नहीं कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि अलग करते ही नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि कभी नहीं करेंगे, शीघ्रता से तो करते ही नहीं है। और क्योंकि शीघ्रता से नहीं करते हैं, क्या इसको उत्क्रमणीय कहा जाए? नहीं, इसको फिर क्या कहा जाए? अनुत्क्रमणीय ही रखा जाए। अनुक्रमणीय का मतलब जानते हो? ये एक बार बन के तैयार हो गए तो फिर ये बिगड़ने वाले नहीं, तो इसको यहां लिखे जाए अलग नहीं होते हैं, अतः इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। तो भैया इसको एक और नाम जानते हैं, अतः इन्हें क्या नाम देते हैं? अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, अनुत्क्रमणीय कोलाइड इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि एक बार तो सबसे पहला तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना रहे थे, एक बार बन गया, अब ये द्रव से अलग होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे थे कि एक बार तुम्हारे कहने से बना लिया विलयन, अब ये बार बार तुम हमको फिर हटाने पर ले, अब नहीं हटेंगे। तो मैंने कह दिया भैया तुम्हारा काम कैसा है? अनुत्क्रमणीय है। अभी एक बात और इंपॉर्टेंट लिखेंगे कि इसका एग्जाम्पल भी तो लिख लिया जाए। तो इसका एग्जाम्पल है, देखो महंगा एग्जाम्पल है इसका, गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल जानते हो ना? स्वर्ण धातु का बना हुआ कोलाइडी विलयन। एक और आ जाता है, ये थोड़ा सा सस्ता है, इसको चलो ऐसा लिख लेते हैं, सल्फर सॉल, अर्थात सल्फर का बना हुआ कोलाइडी विलयन। बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल अभी इस दुनिया में पढ़ने को मिलेंगे हम लोगों को, इसलिए इस एग्जाम्पल को आदि से तुरंत ही समाप्त कर दिया जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे ये लिख लेंगे। हाँ, इसमें से एक बात और लिखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो स्कंदन वाली बात। तो स्कंदन वाली बात देखो लिखते हैं, फिर समझते भी हैं। ऐसे कोलाइडी विलयनों का स्कंदन बहुत ही शीघ्रता से हो जाता है। स्कंदन का मतलब है अगर आप गोल्ड सॉल लाओगे, सॉरी पीछे लिखा हुआ है गोल्ड सॉल, अगर गोल्ड सॉल के कणों को स्कंदित करवाया, अर्थात गोल्ड सॉल के जो पार्टिकल होते हैं ये आपस में बहुत ही जल्दी क्या जुड़कर एक बड़ा कण बनाने लगते हैं, तो इसका स्कंदन तो बहुत तेजी से होता है। यह समझ लो कि गोल्ड सॉल को स्कंदन होने से हम लोगों को रोकना पड़ता है, क्योंकि स्कंदन बहुत ज्यादा होता है। तो गोल्ड सॉल को स्कंदन करने के लिए जेलिएटिन वगैरह जाने क्या क्या मिलाया जाता है, तब कहीं गोल्ड सॉल स्कंदन नहीं हो पाता है। नहीं, अगर गोल्ड सॉल में थोड़ा सा भी विद्युत अपघट्य मिला दिया, विद्युत अपघट्य जानते हो ना? अब ये मत कहना यार विद्युत अपघट्य नहीं जानते हैं। ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक परंतु घुलित या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, हम उनको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। जैसे नमक ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है? कुचालक। अब गलित या घुलित का मतलब है चाहे इसको पिघला दो और चाहे इसको जल में घोल दो, जल में ना घोलो, किसी ध्रुवीय विलायक में घोल दो, तो ये विद्युत का कैसा हो जाता है? सुचालक। हाँ, ये विद्युत अपघट्य है। लेकिन कोई भी व्यक्ति लोहे के तार को या कॉपर के तार को विद्युत अपघट्य मत कहना। क्यों? क्योंकि कॉपर का तार तो ठोस अवस्था में ही विद्युत का क्या करता है? चालन कर रहा है। तो मैंने तो कहा था ठोस में नहीं करना चाहिए। तो अगर इसमें नमक के छोटे भी घोल को, बहुत कम अमाउंट में नमक के घोल को मिला दोगे, तो गोल्ड सॉल का, स्वर्ण कोलाइडी विलयन का या सल्फर सॉल का तुरंत ही कोलाइडी विलयन का क्या होने लगेगा? स्कंदन। तो ऐसे विलयनों का स्कंदन जो होता है वो बहुत ही शीघ्रता से होता है। तो ये दो प्रकार के कोलाइडी विलयन इनको पढ़ने को मिला। अभी भी आते हैं कोलाइडी विलयन के प्रकार। लास्ट टाइप से कोलाइडी विलयन को अभी भी हम लोगों को पढ़ना है, कितने प्रकार में विभाजित किए गए हैं, कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं।
अब इसको पढ़ेंगे यार फिर कल की क्लास में।